हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर तक अगर ले जाना है तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी। बच्चों, इंफिनिटी मतलब समझो बहुत दूर, जहां पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा ना वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से बहुत दूर तक अगर ले जाना है जहां पे ऑलमोस्ट अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की बेसिस पे हम अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी साइंस क्लास एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक जो क्लास 11 के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये मैंने मान लिया अर्थ का जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल आर है। अर्थ का जो मास है वो है m सब e। मान लो बच्चों अर्थ पे एक बॉडी है, इसके सरफेस पे मान लो ये बॉडी है। इस बॉडी को हमें अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर तक ले जाना है। मान लो ये वो जगह है जो अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। बच्चों, इनफाइनाइट डिस्टेंस से मतलब ये हुआ कि जहां पे ग्रेविटेशनल पुल जो होगा ना अर्थ का वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हमें काम क्यों करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, फिजिक्स में ना वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो, दैट मीन्स हम कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन मान लो ये वॉल है, आप इस वॉल को देख सकते हो। मान लो अगर इसमें वॉल को फोर्स लगाओ तो, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास उतना पावर नहीं है जो मैं इस वॉल को गिरा दूं। मैं कोई खली तो नहीं हूं। तो साइंस की भाषा में मैं कोई काम नहीं करूंगा, भले ही मैं कितना भी जोर जबरदस्ती से इसको धकेल दूं, क्योंकि वॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो बच्चों, साइंस में ना जो वर्क डन का मीनिंग होता है वो होता है फोर्स अगर हम लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस बॉडी को हमें क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा बच्चों, जैसे जैसे मैं इसको, जैसे मान लो ना ये मार्कर है, अगर मान लो मैं इस मार्कर को उठाऊं तो क्या मुझे फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल है और उस ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट मैं इसको उठा रहा हूं। तो इस टाइप के वर्क को हम बच्चों कहते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। याद रखना बच्चों, साइंस में ना बेसिकली हम दो टाइप्स के वर्क डन पढ़ते हैं। एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे मैं हूं, मैं इस मार्कर को उठा रहा हूं, मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूं, मतलब मैं इसको कुछ एनर्जी दे रहा हूं। और अगर मैं इसको जैसे ही छोड़ दूंगा ये नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस वर्क को हम कहते हैं बच्चों वर्क डन बाय सिस्टम। तो काम क्यों करना पड़ेगा ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट एक बॉडी को उठा के ले जा रहा हूं। तो मैं अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पे एक बॉडी को अगर लेकर जाता हूं, दैट मींस मैं उसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूं। और वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है बच्चों वो है W इज इक्वल टू G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी जिसको मैं ले जा रहा हूं, अपॉन R, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। बच्चों, आज हम यही फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल है, मान लो, ठीक है। अब इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने के लिए मुझे कंटिन्यूअसली फोर्स लगाना पड़ेगा और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो मैं टोटल वर्क डन कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि वर्क बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, राइट। इन दिस केस मैं अगर बॉडी को ले जा रहा हूं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। दैट मींस
ये जो एंगल है जैसे आपको पता होगा थीटा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं ऑब्जेक्ट पे, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री, एंड cos 0 इज 1, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करें? क्या इस केस में फोर्स क्या हमेशा सेम रहेगा? सोचो, क्या अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से उठा के लेके ऊपर जाता चले जाऊं तो क्या फोर्स सेम रहेगा? आंसर इज नो। वी नो बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। मतलब मैं जैसे जैसे दूरी पे जाता जाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये आर, मतलब अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स का वैल्यू कम होता जाएगा, राइट? जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा फोर्स का वैल्यू कम होता जाएगा। और आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ तो बहुत सारे फोर्स मिल जाएंगे, बहुत डिस्प्लेसमेंट भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो बच्चों मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में हम ऐसे कैलकुलेशन को जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन को यूज करके हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। बच्चों क्लास 11 में इंटीग्रेशन को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है? फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों देखो, छोटे छोटे पार्ट्स को जब हम कंप्लीट मिलाकर एक बड़ा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो बच्चों इसी प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। कैसे समझ सकते हैं? मतलब मैं क्या करूंगा कि थ्रू आउट द वर्क डन, ये जो थ्रू आउट द जर्नी है, मैं बीच का कोई एक पॉइंट पे वर्क डन कैलकुलेट करूंगा और उसी वर्क डन को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। यही प्रोसेस को बेटा इंटीग्रेशन कहा जाता है। मैंने मान लिया इसके जर्नी में, ये जो मैं यहां से लेकर इंफिनिटी तक लेके जा रहा हूं, इसके बीच का मैं एक पॉइंट मान लेता हूं P, ठीक है? ये जो P पॉइंट है ना बच्चों, ये अर्थ के सेंटर से मान लिया x डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है? तो मैं कह सकता हूं जो P पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, मतलब ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ ऑन द बॉडी ऑफ मास m, वो कितना होगा बच्चों? F इज इक्वल टू g मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी अपॉन बॉडी से अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दैट इज x, मतलब बच्चों x का स्क्वायर, राइट? ये हो जाएगा फोर्स। और ये फोर्स कंटिन्यूअसली देखो घटता जाएगा, क्योंकि x इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आगे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इनफाइनाइट डेसिमल, मतलब बहुत छोटा एक हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। जैसे मान लो P से लेकर Q तक, ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये dx है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये dx, और हम मान कर चलेंगे कि ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, लाइक 0.00001 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ, ताकि फोर्स कांस्टेंट रहे। P से Q तक ले जाने के लिए फोर्स जो हो वो कांस्टेंट रहे। तो हम एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करेंगे जिसमें फोर्स P से Q तक ले जाने तक के लिए कांस्टेंट था। ओके, सो वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, बट इन दिस केस जैसे मैंने आपको बताया, थीटा विल बी 0 डिग्री, बिकॉज जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, राइट? तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का वैल्यू क्या है बच्चों? g मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी अपॉन x स्क्वायर, और ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx। तो हालांकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, इसलिए वर्क भी जो होगा वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा। तो मैं इसको लिख के चलता हूं dw, दैट इज बहुत छोटा वर्क डन। अब इसी छोटा वर्क डन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये जो स्मॉल वर्क डन है इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे और हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। सो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा बच्चों,
total work done in bringing an object of mass m from earth surface to infinity, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, हम लिमिट पुट करते हैं इंटीग्रेशन में। तो जब ये बॉडी अर्थ सरफेस पे था तो क्या हमने कुछ काम किया था स्टार्टिंग में? नहीं, मतलब इनिशियल पोजीशन पे, तो उस समय वर्क जो था वो 0 था। अब इंफिनिटी तक ले जाने के लिए मान लेते हैं कि टोटल जो हम काम करेंगे वो करेंगे W, सो अपर लिमिट हो जाएगा W। मैं जानता हूं इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत होगी, बिकॉज ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स में आप करोगे। आप फिलहाल इसको ऐसे समझ के रखो, वर्क डन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, इसको हम लिमिट कहते हैं। इंटीग्रेशन का लिमिट बच्चों, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g mass of the earth, mass of the body upon x square into small displacement। अब बच्चों देखो, हमने वर्क कहां से कहां तक किया, अब यहां पे मैं लिमिट पुट कर रहा हूं। तो सबसे पहले बॉडी किस डिस्टेंस पे था? यहां पे था, सरफेस पे, मतलब बॉडी का जो डिस्टेंस था अर्थ के सेंटर से वो था कैपिटल R। सो लोअर लिमिट विल बी कैपिटल R, राइट, एंड द अपर लिमिट इज व्हाट? इंफिनिटी। मतलब हम बॉडी को कहां से कहां तक ले जा रहे हैं? सरफेस से इंफिनिटी तक। तो सबसे पहले बॉडी सरफेस पे था, तो हमने काम शुरू किया सरफेस पे जब था, मतलब उसका जो अर्थ सेंटर से जो डिस्टेंस था बच्चों वो था कैपिटल R, एंड फाइनली हम कहां तक लेके जाएंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाएंगे। तो अपर लिमिट विल बी इंफिनिटी। क्लियर? तो अब बच्चों हम जा रहे हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए। सो मैं यहां पे कर देता हूं, काम करता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं बच्चों। ठीक है, सो तो टोटल वर्क डन को मैं मान लेता हूं कैपिटल W। सो W इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों इंटीग्रेशन में क्या होता है कि वो टर्म जो ये dx से इंडिपेंडेंट है, मतलब जो dx पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये सब बच्चों टर्म बाहर आ जाएंगे, इनटू मास ऑफ द अर्थ, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर ले जाऊं तो अर्थ का मास चेंज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, राइट। अब इनटू स्मॉल m, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर ले जाऊं तो क्या उसका मास चेंज हो जाएगा? नहीं, वेट चेंज होगा, बिकॉज वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g का वैल्यू चेंज होता है हाइट के साथ, हमें पता है, दैट्स व्हाई वेट चेंज होगा, बट मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो इनटू स्मॉल m। तो अब अंदर क्या बच गया बच्चों? तो ये रह गया इंटीग्रेशन लोअर लिमिट कैपिटल R, अपर लिमिट इंफिनिटी इनटू dx अपॉन x स्क्वायर। तो एक बच्चों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है जो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे साइड में, ये याद रखना, आप क्लास 12 के मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। सेम फॉर्मूला को हम बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा g मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी। अब x टू द पावर, अगर मान लो ये ऊपर चले जाए तो x टू द पावर -2 दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 दैट इज -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 दैट इज x टू द पावर -2 प्लस 1 बाई n प्लस 1। और हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, दैट इज कैपिटल R टू इंफिनिटी। आपको समझ में आया अच्छे से, इसलिए मैं ये पार्ट भी इरेज कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर -2 प्लस 1 दैट इज x टू द पावर -1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज -1। सो ये हो जाएगा कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी -1 अपॉन x
x के पावर -1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ, लोअर लिमिट कैपिटल R, अपर लिमिट इंफिनिटी, राइट। अब मैं माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों g इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी। मैंने ये माइनस साइन को बाहर ले लिया, और अब देखो बच्चों इंटीग्रेशन में हम लिमिट कैसे पुट करते हैं याद रखना। पहले बच्चों हम x के जगह पे पुट करेंगे अपर लिमिट, पहले हम x के जगह पे पुट करेंगे अपर लिमिट, दैट मींस 1/इंफिनिटी, फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं, ये इंटीग्रेशन का रूल है। 1/s के जगह हम पुट करेंगे कैपिटल R, तो बच्चों 1/इंफिनिटी इज 0, ओके, एंड दिस माइनस विल बी प्लस। सो फाइनली मुझे बच्चों क्या मिलेगा, W का वैल्यू, सो W इज इक्वल टू G मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द बॉडी अपॉन माइनस प्लस, दैट इज R। तो ये होता है बच्चों एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी, और इसे हम कहते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बच्चों मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसी फॉर्मूला को यूज करके हम इसके वेलोसिटी बॉडी का कैलकुलेट करते हैं। अब जरा सोचो, मैंने क्या कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर दूर ले जाना है तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम उसको एनर्जी देंगे, हम जो भी काम करेंगे उस बॉडी को बेसिकली हम एनर्जी देंगे, और अगर वो एनर्जी मान लो काइनेटिक एनर्जी में जहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस उस ऑब्जेक्ट के पास एक वेलोसिटी होगा। और जैसे मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में कि इंफिनिटी वो पॉइंट है जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, सेम टाइम हमें बॉडी का वो वेलोसिटी मिल जाएगा जिस वेलोसिटी पे बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ऑलमोस्ट क्रॉस कर देगा। दैट मींस escape velocity is the minimum velocity required by an object to escape from the gravitational pull, right? So इसी को हम यूज करके बच्चों नेक्स्ट वीडियो में escape velocity का फॉर्मूला भी यूज करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों ये होता है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इसमें हम g के वैल्यू को पुट करके मास ऑफ द अर्थ पुट करके, और जो भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से इनफाइनाइटी तक ले जा रहे हैं उसका मास को पुट करेंगे, r दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ, जैसे आपको पता है। इन सबको पुट करके हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर कुछ मान लो कोई डाउट रहता है देन प्लीज कमेंट, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।